द नेक्स्ट इज द एग्जांपल ऑफ रॉकेट। जैसे इसको लिखा जहां बैलून डाला वहां रॉकेट डाल दो। हेलो, रॉकेट एंड जेट इंजन। ठीक है, रॉकेट और जो आपका जेट इंजन है। जेट इंजन क्या होता है? जहाज का इंजन। ठीक है, आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, वो भी इसी प्रिंसिपल पे। आल्सो वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दे आल्सो ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इन दीज मशीन्स hot gases produced by the burning of fuel rush out with a large momentum in one direction. The machine gains an equal and opposite momentum. मशीन क्या करती है? उसी मोमेंटम के साथ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करती है। This enables them to move with a very high velocity. और यही मोमेंटम उनको इस काबिल बनाता कि वो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ मूव करें। खला में ये लॉ एप्लीकेबल है। जिस मोमेंटम से गैसेस पीछे खारिज होंगी उसी मोमेंटम से आपकी स्पेसशिप आगे जाएगी। वहां हवा नहीं होती कि आप हवा को धक्का दोगे, हवा आपको धक्का देगी, हवा तो आई नहीं। तो जिस मोमेंटम के साथ आप एक चीज को पीछे धक्का दोगे उसी मोमेंटम के साथ वो चीज आपको आगे धक्का देगी। ना कोई ग्रेविटी है वहां पे। तो जैसे मैंने ये बैलून वाली एग्जांपल समझाई, आप इसको भी वैसे ही समझ सकते हो। क्लियर हो गया? सो ये लिखा हुआ है, एग्जॉस्ट गैसेस गेन मोमेंटम इन वन डायरेक्शन एंड द रॉकेट गेन्स मोमेंटम इन द अदर डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द सम ऑफ दीस टू मस्ट बी 0। समझ? ठीक है, क्योंकि चलाने से पहले तो दोनों का मोमेंटम 0 था। Before the rocket is launched, the total momentum of the system is 0. But when the rocket is launched, after the launch, the momentum with which gases rush out of the rocket. ठीक है? फिर सुन लो, after the rocket is launched, the momentum with which gases rush out of the rocket. ठीक है? सुन रहे हो? Must be equal to the momentum with which the rocket moves in the opposite direction of the gases. दोनों बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन में इक्वल होंगे, सम फिर भी 0 आएगा। जी, a bullet of mass 20 grams is fired from a gun with muzzle velocity 100 meter per second. ये muzzle velocity है। बोलिए, मसल का मतलब होता है जो नाली होती है ना गन की, उसके साथ रगड़ से जो उसका मुंह है ना नाली का, उससे जो उसके निकलने की वेलोसिटी है MUZZLE। ये थोंथनी बंद टुवर्ड्स प्रोजेक्शन पार्ट ऑफ द एट अ सर्टेन एनिमल की नथना नहीं होता, नथना, इस नथने से जिस वेलोसिटी के साथ आपकी हवा खारिज होती है। ठीक है, समझ आया नहीं है? तो मजल का मतलब यह भी होता है कि प्रिवेंट फ्रॉम स्पीकिंग, मुंह ही बंद कर देना टेप लगा के, मुंह पर पट्टी बांध कर खामोश करना, मजल। इसको गैग भी कह रहे हैं। ठीक है, टाई ए गैग अराउंड समवन्स माउथ इन ऑर्डर टू साइलेंस देम। मुंह बांधना, मुंह बंद करके। ठीक है, तो मजल वेलोसिटी हुआ जो गन की नाली के मुंह से निकलने की वेलोसिटी। समझ आया? तो मजल वेलोसिटी कितनी है जी? 100 मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि मैस ग्राम में दिया हुआ है तो इसको किस में कन्वर्ट करना? केजी में। और गन का मैस क्या है? किधर है? फाइंड द रिकॉइल गन। रिकॉइल का मतलब क्या? गन की वेलोसिटी जो पीछे हटने की है। इफ इट्स मैस इज 5 kg। तो मसला क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर द फायर एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर द फायर इज 0। यही इक्वेशन थी। तो कैपिटल एम क्या है? मैस ऑफ द गन है। आप इसको उठा कर ले जाना, वैल्यूज पुट करें। चलें, वैल्यूज पुट की 5 kg मल्टीप्लाई V इज इक्वल टू माइनस, इसके बराबर आ गया, 5 से डिवाइड कर दें तो कैपिटल V आ जाएगा -0.4 मीटर पर सेकंड।
समझ आया? अब गन 100 मीटर, जो बुलेट है वो 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, लेकिन गन क्या कर रही है? 0.4, कितनी कम, समझ आया? लेकिन ये कंधा भी तोड़ सकती है। अगर आपने कंधे के साथ जोड़कर ना रखा गन को, तो जब गन आकर टकराएगी ना झटके के साथ, तो कंधा भी तोड़ सकती है, पसलियां तोड़ सकती है आपकी। ये इतनी कम नहीं होती। मोमेंटम वही होता है, जो बुलेट का मोमेंटम है ना, लगती है चीर कर रख देती है, तो गन का बट जो पीछे मूव करता है उसका असर भी वही होगा। उसके अंदर भी जो मोशन की क्वांटिटी है वही है जो बुलेट के अंदर है, तो वो आकर टकराता है और कंधा भी तोड़ सकता है आपका। आप बात समझ आए? लोग गिर जाते हैं झटके के साथ, गिरते हैं नहीं गिरते? तो भाई अच्छा खासा मोमेंटम होता है। अब ये ना कहो कि गन हल्का मूव कर रही है, गन का मास चेक कर लो। ट्रेन हल्की सी लगे तो, ट्रक हल्का सा लगे ना दीवार को, तो बुलेट जिस मोमेंटम से मूव करके जाके आगे चीर फाड़ कर रही है ना, गन भी उसी झटके के उसी मोमेंटम से पीछे आ रही है। तो इजी ना लेना, समझ आया? हाँ, आगे चलते हैं। तो बुलेट ऑफ मास ये हो गया यार। तो क्या है? नेगेटिव 0.4 मीटर पर सेकंड। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द गन रिकॉइल्स, गन जो पीछे की तरफ मूव करेगी, ठीक है? दैट इज मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन opposite to the motion of bullet with a velocity 0.4 meter per second. Okay? Friction, the new topic. याद है किसी को मसला हो? Yes, we have 20 minutes now. Friction क्या है? The force. अच्छा, अपने हाथों को जोड़ो एक दूसरे के साथ। नहीं, मूव नहीं करता, मूव करो, रुकता नहीं रुकता। मूव कराने के लिए फोर्स लगती है नहीं लगती? बेंच को खींचो जरा, फोर्स लगती है नहीं लगती? आवाज पैदा होती है नहीं होती? कौन सी चीज रोकती है इस टेबल की जमीन पर हरकत को? चाहे आप उधर को मूव करना चाहें तो फोर्स इधर को लगेगी, आप इधर को मूव करना चाहें तो ये फोर्स उधर को रोकेगी। नहीं समझ आया? वो कौन सी कुव्वत है? समझ आया? ये बुक इस टेबल पे पड़ी है, मैं इसको मूव करना चाह रहा हूं लेकिन मूव नहीं कर रही। वो कौन सी कुव्वत है जो एक सरफेस की दूसरी सरफेस पर मोशन को रोकती है? इस बात को समझ लो। अभी तक मैं आपके साथ दो फोर्सेस डिस्कस कर चुका हूं। वेट डिस्कस हो चुका, ठीक है? आपको बंदा आपसे पूछे कि आप जमीन के साथ चिपके क्यों रहते हैं, तो वो फोर्स वेट है जो हमें चिपका कर रखती है जमीन के साथ, मेरे वेट के बराबर। दूसरी फोर्स क्या थी? टेंशन। आप रस्सी बांध के जब किसी बॉडी को खींचते हो ना, तो वो फोर्स जो एक रस्सी अपने तनाव की वजह से किसी बॉडी पे लगाती है, उसको हम टेंशन कहते हैं, और वो भी हम कैलकुलेट कर चुके। और अब हम बात करेंगे आज फ्रिक्शन की, जिसका आपको आपकी डेली लाइफ में सामना करना पड़ता है। अक्सर बच्चों को नहीं पता होता, कभी सोचा ही नहीं ना कि ये टेबल जो है मैं इसको खींचती हूं तो ये मूव क्यों नहीं करता। चाहिए तो ये ना कितना मजा है जब इस टेबल को खींचे तो आपके पास आ जाए, इधर करें तो उधर चला जाए। खासतौर पे हमें ऐसी चीजों के साथ खेलने का बड़ा मजा आता है, इनको मूव करने के लिए कम फोर्स लगानी पड़े, है ना? छेड़ देंगे तो मूव करता रहेगा। फिर कितनी अच्छी जिंदगी होगी। लेकिन बेटा जहां पे फ्रिक्शन के नुकसान आता है वहां पे फायदा भी। अगर फ्रिक्शन ना होती और आप छत पर जा रहे होते और छत का किनारा आ जाता, तब आपको क्या करना पड़ता? जाने दो ना, नीचे नीचे जाने दो। नहीं, रुकना क्यों है? फ्रिक्शन तो चाहिए ही नहीं। तो फ्रिक्शन आपकी जान बचाती भी है। समझ आया? आज आपको इतनी बातें पता चलेंगी इंशाल्लाह कि फ्रिक्शन की वजह से आपकी जान भी बचती है। अगर फ्रिक्शन आपकी गाड़ी को आहिस्ता करती है, समझ आया नहीं यार, तो फ्रिक्शन आपकी जान भी बचाती है। जहां फ्रिक्शन के नुकसान आते हैं, जहां पे फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी जाया हो रही है, वहां पे फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी बच भी रही है। नहीं समझ आया? सुन लो फिर गौर से। तो फ्रिक्शन क्या है? ये एक फोर्स है जो एक सरफेस की दूसरी सरफेस पर मूवमेंट को अपोज करती है। अब आप सोचेंगे फ्रिक्शन पैदा क्यों होती है ना? इंसान है ना, तो हमेशा सोर्स का सोचेंगे कैसे पैदा होती है। तो द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब मूविंग ऑब्जेक्ट, गौर से सुनना,
जरूरी तो नहीं है कि आप सरफेस पे मूव करें, आप हवा में भी तो मूव कर सकते हैं। तो क्या हवा आपकी मोशन को अपोज नहीं करती? उसको कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। हवा भी आपकी सरफेस के साथ रगड़ खाकर आपको रोकती नहीं। कभी चलती गाड़ी से हवा बाहर निकालो ना, मैं उल्टी उल्टी हवा दे विच फ्रिक्शन अपोज करती है नहीं करती? कहते हैं कि हाँ जी, डोंट स्ट्रेच आउट योर आर्म फ्रॉम द विंडो ऑफ ए मूविंग बस। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कुछ समझ आया मैंने कहा? चलती गाड़ी की खिड़की से अपना हाथ बाहर मत निकालिएगा, वरना जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। समझ आ गया? हाँ। तो क्या? द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, वो फोर्स जो हरकत करते हुए इजसाम को रोक दे। और मजे की बात बताऊं, जमीन पर तो आपको हवा रोकती है, खला में कोई नहीं रोकता। जो मूव कर गया फिर वो नहीं रुकेगा। आपकी आइडियल दुनिया कहां पे है? खला में। वहां जो पर मूव कर रहा है, हवा तो है नहीं, तो उसने रुकना कोई नहीं है। यहाँ पे आप बॉल फेंकते हैं, थोड़ी देर जाके आगे आगे रुक जाती है, क्योंकि अब आपको बॉल को कौन रोकती है? और दूसरा जमीन भी नीचे खींच रही होती है। खला में कोई नीचे खींचने वाला भी नहीं है। जिस सिमत में जा रहे हो बस उसी सिमत में जा रहे हो, ना नीचे की तरफ कोई फोर्स और ना अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स। कितनी मजे की दुनिया होगी, लेकिन उसके नुकसानात फायदे भी बहुत है, नुकसानात भी। हाँ, जहां पे कुछ फायदे हैं वहां नुकसानात भी है, जहां नुकसानात है वहां कुछ फायदे भी हैं। नो पेन नो गेन। बिन सेवा मेवा कोई ना होता, फिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। क्लियर हो गया? अब अच्छे फ्रिक्शन की कुछ किस्में, कुछ टाइप्स हैं फ्रिक्शन की। एक होती है काइनेटिक फ्रिक्शन, एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शन। सुन रहे हो? या ये कह दो एक, सुन रहे हो? हाँ। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? गौर से सुनना। क्या कहूं? ये एक सरफेस है, बुक सरफेस है, इसको मैं दूसरी सरफेस पे मूव करवा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। क्या ये मूव कर रही है? नहीं कर रही ना। तो फ्रिक्शन मुझे अपोज कर रही है ना इसको मूव करवाने से। तो दो सरफेसेस के दरमियान में जो फ्रिक्शन है ड्यूरिंग दियर रेस्ट, जब दो सरफेसेस किस पे हो, टेबल ने मूव किया, मैं फोर्स लगा रहा हूं, मुझ पे फोर्स लग रही नहीं लग रही? फ्रिक्शन अभी भी है नहीं है, लेकिन आखिरकार मूव हुआ। अब भी फ्रिक्शन है नहीं है? मूव करते हुए भी फ्रिक्शन होती है नहीं होती? फ्रिक्शन है ना या नहीं है कि नहीं? अब भी फ्रिक्शन है या नहीं है ना? तो एक दो सरफेसेस के दरमियान में ड्यूरिंग मोशन जो फ्रिक्शन होती है उसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और दो सरफेसेस के दरमियान में एट रेस्ट जो फ्रिक्शन की क्वांटिटी होती है, देखो आपने थोड़ी सी फोर्स लगाई, मूव ही नहीं किया, और बढ़ाई मूव नहीं किया, और बढ़ाई मूव नहीं किया, करते 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 एक ऐसी मैक्सिमम फोर्स आती है जिसके ऊपर ये बॉडी मूव। समझ आया? तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम क्वांटिटी को कब तक अपोज करेगी? आखिरकार तो मूव करना पड़ेगा ना। तो वो मैक्सिमम अपोजिशन जो एक बॉडी रेस्ट पर हो, या फ्रिक्शन की मैक्सिमम क्वांटिटी जो दो सरफेसेस को रेस्ट पर रखे। अभी भी बात नहीं समझ रहे? ये बॉडी रेस्ट पे किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम अमाउंट जो इस बॉडी को मूव नहीं करने दे रही, और जैसे आप वो लगा देंगे टेबल मूव कर जाएगा। और उसके बाद आपको बहुत कम फोर्स लगा, जब बॉडी को मूव करवा शुरू में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है ना, अब बाद में बात थोड़ी थोड़ी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। ये मैक्सिमम जो क्वांटिटी है ना स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम क्वांटिटी, उसे हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब पढ़ लो जरा, देखो। स्टैटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस एट रेस्ट इज कॉल्ड, ये पहले टाइप है कि दो सरफेसेस जब रेस्ट पे होंगी तो उनके दरमियान में जो फ्रिक्शन है वो, अब देखो आपने थोड़ी सी फोर्स लगाई तो स्टैटिक फ्रिक्शन में
उतना ही अपोज कर दिया, मूव नहीं करने दिया। आपने और बढ़ाई, स्टैटिक फ्रिक्शन और बढ़ेगी, और बढ़ाई, बढ़ते बढ़ते ऐसी क्वांटिटी तक पहुंच जाएगी कि वो उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी और फिर उसे सरफेसेस को छोड़ना पड़ेगा और सरफेसेस मूव कर जाएगी। स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम क्वांटिटी जो बॉडीज को मूव ना करने दे उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद बॉडी मूव, सरफेसेस मूव कर जाती है। ठीक है, द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। कौन से फ्रिक्शन? कौन से फ्रिक्शन? हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक, यस, गुड। बेहरकती, साकन। ठीक है, समझ आया? इनएक्टिव, मोशनलेस, स्टिल, stopped. So the maximum value of static friction is called is known as force of limiting friction। उसको हम force of limiting friction भी कहते हैं। तो फ्रिक्शन भी तो एक फोर्स है ना जो अपोज कर रही है। ठीक है, तो फैक्टर्स या वो चीजें जिन पर फ्रिक्शन डिपेंड करती है। सुन रहे हो? फैक्टर्स का मतलब अवामिल। समझ आया? नहीं आया? अवामिल का मतलब वो क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिन पर फ्रिक्शन डिपेंड करती है। मतलब जैसे आपका एक्सेलरेशन है तो वो किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे और मास पे। फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। हमारी लाइफ में कुछ क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती है, कुछ क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है, ऐसा ही है ना? तो फ्रिक्शन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है? अगर हमें ये पता चल जाए ना कि हाँ जी जो शहरोज मियां इनके वालिद साहब का नाम ये है, तो फिर मुझे पता चल जाता है कि शहरोज मियां को मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूं। तो फैक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो किसी क्वांटिटी को कंट्रोल कर रही होती हैं। तो फ्रिक्शन को कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज कंट्रोल करती है? अब बात समझ आई? फैक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को कंट्रोल करती हैं। तो फ्रिक्शन जो है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जी? नेचर ऑफ टू सरफेसेस, दो सरफेसेस की नेचर, उनका टेक्सचर। समझ आया? नहीं आया? नेचर कहते हैं उनकी फितरत। अब एक दो सरफेस इधर खुरदरी होगी तो फ्रिक्शन कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी। खुरदरी, इस टेबल को रखो ना, कलीन पे मूव करवाओ, बहुत जल्दी मूव करेगा। कम होगी। कारपेट पे ये टेबल जल्दी मूव करेगा। इसको घास पे रखो, जल्दी मूव करेगा। और इसको मार्बल के फर्श पे रखो तो फिर क्या कर रहा हूं भाई? जब दो सरफेसेस स्मूथ होगी तो तब फ्रिक्शन क्या होगी? कम होगी। मजामत, अपोजिशन इन मोशन कम होगी, हरकत में रुकावट कम होगी। समझ आया नहीं? और जब दो सरफेसेस खुरदरी होगी, रफ होंगी, उभार गड़े ज्यादा होंगे, फर्श खुरदरा होगा, तो फिर फ्रिक्शन भी क्या होगी? यही तो बोल रहा हूं आपको। द नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। इन कॉन्टेक्ट का मतलब आपस में जुड़ी हुई सरफेसेस, मूविंग सरफेसेस का जो टेक्सचर है, जो उनकी फितरत है। समझ आया नहीं है? समझ आया? द फोर्स प्रेसिंग बिटवीन द टू सरफेसेस। अब गौर से सुनना, इस टेबल को जमीन के साथ जिस फोर्स ने जोड़ कर रखा हुआ है, इस किताब को, अच्छा मेरी बात सुनो, मैं इस किताब को इस दीवार पे रखता हूं और मूव करवाता हूं, तो इस किताब को दीवार के साथ किसने जोड़ के रखा हुआ है? मेरे हाथ में। तो जो फोर्स, अगर मेरा हाथ कम फोर्स लगाएगा तो आसानी से मूव करेगी, मेरा हाथ ज्यादा फोर्स लगाएगा तो फिर, तो बेटा याद रखना ये जो फोर्स दो सरफेसेस को आपस में जोड़ कर रख रही होती है, ये जमीन है, इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, सुन रहे हो?
इस ब्लॉक को जमीन के साथ कौन सी फोर्स जोड़ रही है, प्रेस कर रही है? इसका वेट। इसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स। क्या सिर्फ वेट ही है? अगर मैं भी इसके ऊपर चढ़ के खड़ा हो जाऊं तो फिर कौन सी फोर्स इसको इसके साथ जोड़ के रख दे? दो, एक इसका वेट और एक मेरा वेट। तो ये नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स है ना, वो फोर्स जो दो सरफेसेस को आपस में प्रेस कर रही होती है। समझ आया नहीं है? इसको हम बढ़ा भी सकते हैं और बार बार कुछ लोग अगर इस ब्लॉक को खींच रहे हो ऐसे और ये मूव ना कर रहा हो तो हामिद अली आया, कहता यार मुझे एक रस्सी देना। इसने रस्सी पकड़ी और यहां से इसको ऊपर खींचा और अब इन्होंने इधर खींचा तो ये मूव कर जाता, नहीं कर जाता? क्यों कर जाता? क्योंकि हामिद अली ने उस फोर्स को कम कर दिया है जो इन दोनों सरफेसेस को आपस में जोड़ रही है। समझ आया? तो इससे क्या समझ आती है? जब मैं इस पे खड़ा हो जाऊंगा तो खींचना आसान हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, और जब मैं इसको ऊपर उठाऊंगा तो फिर खींचना आसान हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ, वो फोर्स जो दो सरफेसेस को आपस में जोड़ रही होती है, अगर वो ज्यादा हो जाए तो फ्रिक्शन बढ़ेगी, कम होगी? बढ़ेगी। और अगर वो फोर्स जो दो सरफेसेस को आपस में जोड़ रही है वो कम हो जाए तो फ्रिक्शन कम होगी, बढ़ेगी? तो जो फ्रिक्शन है वो रिएक्शनल फोर्स का क्या है? देखो, पहले इसके वेट के बराबर था रिएक्शन, और जब मैं खड़ा हुआ तो अब रिएक्शन इसके वेट प्लस मेरे वेट के बराबर है। तो रिएक्शनल फोर्स असल में आपको बताएगी कि प्रेसिंग फोर्स क्या है। इस सरफेस का रिएक्शन आपको बताएगा। तो जो फ्रिक्शन है वो रिएक्शनल फोर्स के, नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स के, यहां पे फोर्स कौन सी है? नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स मेरे हाथ की फोर्स के बराबर है। दीवार जितनी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है ना, वो रिएक्शनल फोर्स है। मैं भी दबाऊं, आमिद अली भी आके दबाना शुरू कर दे, जैम भी दबाना शुरू कर दे, तो जो इस किताब को फोर्स प्रेस कर रही है वो बढ़ती जाएगी। वो किस एक फोर्स के बराबर होगी? दीवार की रिएक्शनल फोर्स के बराबर होगी। तो आप उसको सिंगल फोर्स से क्यों नहीं मेजर कर ले? समझो कि नहीं समझे? तो रिएक्शनल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बात समझ ही नहीं आई। और एक मजे की बात यह है कि फ्रिक्शनल फोर्स और रिएक्शनल फोर्स का जो रेशियो है वो किसके बराबर होती है? एक कांस्टेंट नंबर के, जिसको हम म्यू कहते हैं, और इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ, तो जो फ्रिक्शन का फार्मूला आएगा वो बराबर होगा किसके? म्यू मल्टीप्लाई आर, म्यू मल्टीप्लाई आर के। जैसे मैंने कहा था कि किसी बॉडी पर लगने वाली फोर्स और उसमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन, इन दोनों की रेशियो किसके बराबर आएगी? तो फोर्स बराबर हो जाएगी किसके? एम ए के। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बराबर मास की जगह पे कौन आया था? म्यू, और एक्सेलरेशन की जगह पे कौन आया था? आर। समझ आया? अब मजे की बात बताऊं, मैस का यूनिट होता है केजी, लेकिन फ्रिक्शन भी क्या है? फोर्स, और आर भी क्या है? फोर्स। ये भी न्यूटन में और रिएक्शन भी न्यूटन में। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, तो म्यू का कोई यूनिट नहीं होता, ये कांस्टेंट नंबर होता है। और ये पता क्या बताता है आपको? ये आपको बताता है कि सरफेसेस क्या, सरफेसेस की नेचर क्या है। ये आपको बताएगा कि किन दो सरफेसेस के दरम्यान में फ्रिक्शन ज्यादा होगी और किन दो फ्रिक्शंस के दरम्यान में, किन दो सरफेसेस के दरम्यान फ्रिक्शन क्या होगी। अच्छा, मैं बात सुनो, इस टेबल पर मैं बर्फ को मूव करवाऊं, मूव करेगी नहीं करेगी? लोहे और बर्फ के दरम्यान में फ्रिक्शन की मिकदार कितनी होगी? म्यू बताएगा। रबड़ और फर्श के दरम्यान में फ्रिक्शन कितनी होगी? म्यू बताएगा। तो म्यू वो नंबर है जो आपको बताएगा, जो सरफेसेस की नेचर पे डिपेंड करता है। आपको बताएगा कौन सी दो सरफेसेस के दरम्यान फ्रिक्शन कम होगी और कौन सी दो सरफेसेस के दरम्यान में फ्रिक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। म्यू ऐसा नंबर है। समझ आया नहीं है? यस। अब अगर आप ये चाहते हैं, आपने एक एथलीट के बूट डिजाइन करने हैं, क्या करने हैं? तो आप उसके बूट ऐसे बनाएंगे कि बूट फिसले मत। तो आप म्यू देखेंगे, ऐसी रबड़ चूज करेंगे जो रोड पर या कंक्रीट पर फिसलेगी नहीं, वो ज्यादा फ्रिक्शन देगी, उसकी ग्रिप ज्यादा होगी, उसको मूव करवाना बहुत ही मुश्किल होगा। भाई एथलीट का पांव फिसल गया तो फिर पहाड़ों पर चढ़ना हो तो ऐसे बूट चाहिए ना जो जिनकी फ्रिक्शन क्या हो। तो म्यू से पता चलेगा कि किस रबड़ की
चट्टान के साथ फ्रिक्शन क्या ज्यादा, तो उस रबड़ का हम पैंता बनाएंगे, शू का सोल जो है उसका बनाएंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई बातों, नए आइडियाज के साथ। तब तक के लिए हाफिज।